दोस्तों यहाँ तक का सफर बहुत बढ़िया आपका कंप्लीट हुआ उम्मीद करता हूँ। और जो सीरीज मैंने मेन लेक्चर की यहाँ पर सेक्शन 33 के लिए ऐड ऑन करी थी और 35 का एक पार्ट, तो वो आपने अच्छे तरीके से करा। कोई क्वेरी कोई भी डाउट कहीं पर भी आपकी रेज होती है तो आपको लगातार उसको कमेंट बॉक्स में डालते रहना है ताकि समय रहते उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, सफर को आगे बढ़ाते हैं। 35 ऑनवर्ड्स में आगे फर्दर हमारे पास क्या है उसकी तरफ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 35D पर हम आ गए हैं और ये बेसिकली रिलेटेड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमोर्टाइजेशन को लेकर। एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, बहुत लंबा वर्ड, बहुत पुराना वर्ड, हम इसको सुनते हुए आए हैं अपने अकाउंट्स की भाषा में। जब हम कोई भी नई कंपनी सेट कर रहे हैं या कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसका एक्सटेंशन, एक नई ब्रांच, एक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हैं। इनिशिएशन के टाइम पर, प्रमोशन के टाइम पर कुछ एक्सपेंस होते हैं, उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। तो भाई कंपनी शुरू होने से पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने ऊपर भी परमिट करे। ऐसे ही सेक्शन 35D बना दिया गया। नई कंपनी स्टार्ट हुई है, नया नया एक्सटेंशन हुआ है, कंपनी शुरू होने से पहले कुछ खर्चे हो गए, चलो भाई इनकी भी डिडक्शन जो है वो अलाउ कर दीजिए, ये भी परमिट कर दीजिए। इसमें बस बात समझने वाली इतनी है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो अमोर्टाइजेशन है या सेक्शन 35D है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इंडियंस है ना बेसिकली, ठीक है, जो इंडियंस है, रेजिडेंट है, कंपनी का हो या इंडिविजुअल का हो, उनको अलाउड होता है। ये बेसिकली फॉरेन कंपनीज और नॉन रेजिडेंट को अलाउड नहीं होगी। क्लियर? यहां पर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमोर्टाइजेशन की परमिशन मिल जाती है। अमोर्टाइजेशन में कौन कौन से खर्चे हो गए जो आपने रिपोर्ट तैयार करने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में, मार्केट सर्वे में माफ कीजिएगा, इंजीनियरिंग में, ये सारे के सारे खर्चे करें। कंपनी के मामले में एमओए, एओए, इन सब को जो खर्च करने में हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं, तैयार करने में एक्सपेंसेस लगते हैं, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, खैर, कंक्लूजन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करना है और ये फैसिलिटी सेक्शन 35D की फैसिलिटी सिर्फ इंडियन कंपनीज या इंडियन रेजिडेंट को मिलेगी, बाहर वालों के लिए परमिशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि डिडक्शन मिलेगी किस चीज की, किस अमाउंट की आपको डिडक्शन दी जाएगी, अमोर्टाइजेशन की परमिशन मिल जाएगी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। जब मैं इंडियन कंपनीज की बात कर रहा हूं, भैया हमें एक्चुअल खर्चा बता दो, एक्चुअल खर्चा बता दो, या फिर 5% निकाल लो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%, इन दोनों में से जो हायर होगा। मतलब ए, यहां पर तो आपका एक्सपेंडिचर आ ही गया एक्चुअल। बी, ये देख लेना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी है या कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका 5%। ठीक है, ये दोनों पुट हो गए। अब इन दोनों में से लोअर लेना है, इन दोनों में से लोअर लेना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, देखो लैंग्वेज को समझना है, यहां पे लैंग्वेज जरूरी है। ओके जो क्या हो गया भाई, डिडक्शन आपको मिलेगी लोअर अमाउंट की, लोअर ऑफ ए। ए क्या है? ए तो जी सर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया। और बी, बी क्या है? बी के लिए दो चीजों को चेक कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को और कैपिटल एम्प्लॉयड को। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका 5% निकालकर यहां पर पुट कर देना है। ओके, अमाउंट आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर कंपनी नहीं है, रेजिडेंट है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, वही सेम एलिजिबल एक्सपेंडिचर और 5% कॉस्ट, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्योंकि यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड तो होगा नहीं, कंपनी का होगा वो, तो यहां पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। अब मान लीजिए यहां पर ये अमाउंट आया 10 लाख रुपए, अमाउंट आया, इन दोनों का लोअर अमाउंट आया 10 लाख रुपए। तो उस 10 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन करना माफ कीजिएगा, डिडक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक बारी में नहीं मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक बारी में नहीं मिल जाएगी, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलती है। सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम मैनर जो बेसिकली हम हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं। आपका नया बिजनेस स्टार्टअप हो गया, तो जिस ईयर से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से काउंट करते हुए 5 साल तक 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हो। अगर एक्सटेंशन था तो जिस पार्ट का एक्सटेंशन हुआ है वो जब शुरू हुआ वहां से 5 साल आप काउंट करेंगे। ओके, तो बेसिकली इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये वाला है। ओके, उसके बाद ये बड़ी सिंपल सी छोटी छोटी हमारी एग्जम्पशंस, इनको जस्ट आप रीड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आपने डोनेशन दी है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, आपने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट में अपना जो पैसा है वो डाला है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने जो डोनेशन वगैरह दी है,
और एक्सपेंडिचर करा आपने स्किल डेवलपमेंट में, तो ये जो भी खर्चा आपने करा, अब पहले क्या होता था, मैं इनकी बात कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर लेता हूँ। पहले इनकी एग्जम्पशन भी 150% हुआ करती थी कि जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट करा उसका 150% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पर वो अब सिंपल 100% पर है। तो मतलब आपने खर्चा किया, उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर लो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। ओके, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपका स्किल डेवलपमेंट का कुछ बेसिकली बिजनेस था तो आपको एमोर्टाइजेशन उसकी करनी है। और इसमें स्पेशल पॉइंट जो 35 DDA में ये ऐड हुआ है अभी, बेसिकली देखा जाए आपके सिलेबस में, अलाउस एन एम्प्लॉयर टू डेबिट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन करेक्शन ऑफ एनी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो ये 5 साल में 5 बारी में बराबर बराबर का आपका एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में, एक बारी में नहीं मिलेगा। तो ये रीड कर लेंगे, सिंपल सा है और कुछ नहीं है। अमालगमेशन डीमर्जर, किसी कंपनी का अमालगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ, उस पर जो एक्सपेंसेस हुए डिडक्शन क्लेम कर लो, लेकिन एक बारी में नहीं मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, ऊपर वाले की तरफ। ओके, वीआरएस का खर्चा आपका 35 DDA में आ गया। ये ऊपर बेसिकली आपका पॉइंट जो था यहाँ पे शॉर्ट में डाल दिया था मैंने। हाँ, इस काम करो, इसको यहाँ से काट के ना, ये वाले पोर्शन को यहाँ से काट के आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, वहां पे वो अननेसेसरीली ऐड हो गया। ये वाला वीआरएस का खर्चा अगर होता है तो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, दैट्स इट। बाकी ये सब सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। आइए अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर। ये अच्छा पॉइंट, इस बार अमेंडमेंट भी हुई इसके अंदर। खैर आपको अमेंडमेंट पे ध्यान नहीं देना, सीधा जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही पॉइंट देखना है। ओके, 35 सेक्शन 35E। सेक्शन 35 में कई सारे छोटे छोटे हमारे सेक्शन हैं, लेकिन मेन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों वो साइंटिफिक रिसर्च है। इसके अलावा हमारा जो आपके इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एक्सपेंडिचर्स थे, बिजनेस थे 35D वाले, वो उसके अंदर आएंगे। एक अभी जो हमने ऊपर अपना प्रोजेक्ट वाला करा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, वो आएगा। और 35AD बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट वाले थे। ये 4-5 हमारे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है सीरीज ऑफ 35 में। बाकी तो अगर देखा जाए उसके बाद लिस्ट है, वो लिस्ट आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर अपना कुछ ना कुछ शॉर्टकट आप तैयार करें। ओके, खैर मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 35E, amortization of expenditure on prospecting for development of minerals। ओके, एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और वो इंडियन कंपनी बेसिकली आपके मिनरल्स को निकालने के काम में जुड़ी हुई है। जैसे कोल इंडिया की बात करें, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो खदान वगैरह तैयार करके वहां से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, तो ये वाली स्पेशली उन्हीं के लिए बनी हुई है। अब हुआ क्या है, एक्सपेंडिचर हुआ कि भाई आपने एक नई साइट जो है वो डेवलप करी, नई जगह आपको पता चली कि यहाँ पे मिनरल्स हैं, उस कंपनी को पता चली, यहाँ से मिनरल निकालने का काम शुरू करा जाए। तो ऐसा नहीं कि भाई फावड़ा मारा और मिनरल निकलने शुरू हो गए, खदान को तैयार करा जाता है, सिस्टम पूरा क्रिएट करा जाता है, ऑफिसेस बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप करे जाते हैं, तब काम शुरू होता है। क्लियर? तो कंपनी खर्चा कर रही है किस चीज पे, प्रोस्पेक्टिंग फॉर एनी मिनरल स्पेसिफाइड इन 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में कौन कौन से मिनरल है वो आपको ध्यान नहीं देना है, 7th शेड्यूल में जो लिखा होगा क्वेश्चन में कि 7th शेड्यूल के अंडर कवर है। ये मिनरल्स का पता लगा रहे हैं या फिर एक माइन तैयार कर रहे हैं मिनरल्स को निकालने के लिए। ठीक है, नए बिजनेस काम में एंगेज हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है, यहां पर इन्होंने अपना खर्चा करा, काम अभी शुरू नहीं हुआ, खर्चे पहले हो गए। हमेशा ऊपर 35 सीरीज सारी की सारी देखा जाए तो इसी चीज से रिलेटेड है, काम धंधा शुरू हुआ ही नहीं, खर्चे हो गए। तो उन खर्चे की हमें एग्जम्पशन मिले, डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब बिजनेस शुरू करेंगे तो घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? तो 35 ये वाला सेक्शन 35 ये हमारा कहता है कि हाँ भाई माइनस कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये खर्चा आपने कब करा है? इन द प्रीवियस ईयर इन विच, वो साल जब आपका बिजनेस शुरू हुआ। और अगर आपने, सीधी सी बात है, 4 साल पहले तक जो खर्चा करा है, तो 1 साल तो यही जिस साल में आपने बिजनेस शुरू करा फाइनेंशियल ईयर, और पिछले 4 साल 5 साल के दौरान आपने जो भी कुछ खर्चा करा है उस खर्चे को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट कर सकते हो, बशर्त सेम चीज यहां पे आ गई, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे 5 था अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, यहां पर 10 है। टोटल एलिजिबल expenditure shall be allowed in 10 equal installment from the year commercial production। जिस साल आपका बिजनेस शुरू हुआ है उसके, सीधी सी बात है, उस साल से आपकी डिडक्शन क्लेम करना आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपने जो टोटल खर्चा करा वो एक बारी में नहीं मिलेगा, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा हर साल। ठीक है, और अगर आपका लॉस आ रहा है, इनकम नहीं हो पा रही है,
खर्चा डिडक्शन जो है सेटल नहीं हो पा रहा है, तो उसको अगले साल तक आप ले जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड वो 10वें साल तक ही होगा। उस 10वें साल के बाद प्रोडक्शन जो एक्सपेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये बेसिकली एक कंडीशन है इसकी। और कौन कौन से खर्चे बेसिकली आपके क्वालिफाई नहीं होंगे वो एक लिस्ट है, वो जस्ट आपको एक रीड करनी है। ओके, उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं दो छोटे छोटे से रीडेबल सेक्शंस पे, सेक्शन 36 और सेक्शन 37। ओके, सेक्शन 36 को अगर आप रीड करोगे तो आप देखोगे जैसे क्लास 12th में 11th में एक लिस्ट तैयार करते थे ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट्स में ये ब्ला 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 चीजें आएंगी, ये हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेक्शन 36 जो है वो एक तरह से लिस्ट है कि ये खर्चे इस महीने में आप घटा सकते हो और अलाउड हैं। जैसे सबसे पहला, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड, आपका स्टॉक जो है उसका अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो वो खर्चा आप सीधी सी बात है दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है, वो खर्चा आप दिखा सकते हो। और लेकिन अगर वो ओनर्स वगैरह का लाइफ इंश्योरेंस होगा तो वो अलाउड नहीं होगा। ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि सैलरी चैप्टर आप पढ़ चुके हो। सैलरी चैप्टर में बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो कवर्ड नहीं होता, वो तो एक पर्सनल बेनिफिट हो गया। बाकी जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो अपने बिजनेस के लिए करवा रहे हो तो वो खर्चे अलाउड होते हैं। आपने इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, अलाउड होता है, सैलरी से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, आप उसको घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आरपीएफ वगैरह में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाता है, ठीक है, अलाउड होता है ग्रेचुइटी बेसिस पर। ये यहाँ पे लिखा हुआ द अमाउंट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब एक्ट। तो हर एक्ट की अपनी एक लिमिट होती है, वो खैर आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि कौन से एक्ट की क्या लिमिट है, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये प्रिस्क्राइब लिमिट होती है। ठीक है, ये सुपर इस रीड करना। बैड डेट, हाँ बैड डेट अगर आपके हुए हैं, एक्चुअल में हुए हैं, तो आप उसको डिडक्शन के रूप में दिखा सकते हो, बशर्त प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नाम की चीज अक्सर हम लिखा करते थे, ये अलाउड नहीं होते। एक्चुअल में जो डेट हुआ है वो एक्सपेंस आप दिखा सकते हो, लेकिन प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर बैड डेट कभी रिकवर हो जाते हैं फ्यूचर आने वाले टाइम में तो उसको उस साल की इनकम मान के टैक्सेबल किया जाता है। ओके, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स का। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कंपनीज को दिया जाता है, इंडियन और एज वेल फैमिली प्लानिंग एक स्पेशल मुद्दा है, तो दोनों कंपनीज को यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिडक्शन दी गई है। हाँ, ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी एक बारी में मिल जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेगी। एग्जम्पशन आ रहा है बार बार मुंह पे। ओके, ये एसटीटी वगैरह आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनको डेबिट कर सकते हैं आप, दैट्स इट। हाँ, सेक्शन 37 आ जाता है आपका जनरल डिडक्शंस में, तो ये जस्ट एक रीड करने वाला पॉइंट, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ये सैलरी देन वेजेस, आपका एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, आप इसको बेसिक आसानी से समझ सकते हैं। डिडक्शन कौन कौन से टैक्सेस की अलाउड होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भाई जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम करते हो तो उसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम नहीं करते तो उसको एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हो। इनकम टैक्स वगैरह जो आपके होते हैं, इनकम टैक्स आपको पे करना, इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस, तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। इनकम टैक्स आपने लेट पे करा तो उसका इंटरेस्ट लगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगी, तो ये गलतियां हैं आपकी, सोशल ऑब्लिगेशन की गलती है, इसकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग टैक्स के मामले में रहेगी। ओके, अब दोस्तों मैं हाँ इस वाले को पॉइंट पर आ रहा हूं। देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये सैलरी पेड आउटसाइड वाली होगी, ये पेमेंट टू रेजिडेंट आ गया। हाँ, ये मैं सारे के सारे आपको पहले बताऊंगा, फिर एक हाँ ये वाला आएगा सीरीज ऑफ 40। हाँ जी, सीरीज ऑफ 40 बड़ी छोटी सी है लेकिन इसमें से मसाला अच्छा खासा आता है। देखो, बात है टीडीएस की, टीडीएस पर आ जाइए, टीडीएस पर आ जाइए। देखिए, पेमेंट हो रही है फिर की, पेमेंट हो रही है सैलरी की, और पेमेंट हो रही है फिर की। फिर क्या हो सर? सर फी ये है आपका फीस, आई है आपका इंटरेस्ट और आर है आपका रॉयल्टी। वही एग्जैक्टली जो हमने आपका स्कोप ऑफ इनकम वाले चैप्टर में इसको सीखा है। ये पेमेंट आप कर रहे हो बाहर, बाहर से आप समझ जाएंगे नॉन रेजिडेंट को पेमेंट जा रही है, और ये पेमेंट कर रहे हो आप अंदर। ठीक है,
इन 3 पॉइंट्स पर स्पेशली है, सारे कई सारे पॉइंट, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने तीनों आपको यहां पे बता रहा हूं। इन तीनों में टीडीएस काटना जरूरी है, इन तीनों में टीडीएस काटना जरूरी है, टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस वाला चैप्टर अगर आपने कंटेंट को पढ़ लिया है तो टीडीएस आपका मेन चैप्टर है, ठीक है, आपने उसको कवर किया होगा, तो टीडीएस काटना पड़ता है। रूल ये है, हमें ये 3 चीजें पे करनी थी बाहर, किसको, नॉन रेजिडेंट को। इनकी फीस बनती थी, इनकी फीस बनती थी मान लीजिए 1000 रुपए, ठीक है, और इस पर टीडीएस काटना था, मैं एज्यूम कर रहा हूं 30%। कितना, 30%, ठीक है जी, 30%। ये नहीं काटा, समझिएगा ध्यान से, ये नहीं काटा। 1000 रुपए की पेमेंट कर रहे थे, 700 करनी थी, 300 रुपए टैक्स के काटने थे, नहीं काटे, नहीं काटे। या फिर काटे बट नॉट डिपॉजिट, सरकार तक नहीं पहुंचाए अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं। यहां पर आपने बाहर पेमेंट करनी थी, अभी पूरा का पूरा रीड करवाता हूं, सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट समझ लो। 1000 रुपए टीडीएस काटना था 30%, या तो नहीं काटा या फिर काटा लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, तो ये एक्सपेंस पूरे तरीके से डिसअलाउड हो जाएगा। इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। समझ आ गई बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर। सेम अगर हम देखें, सेम अगर हम देखें, ये तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, सेम दूसरी चीज अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पे देखें, ये चीज अंदर ही अपनी कंट्री में पे करनी थी, कंट्री में पे करनी थी। 1000 रुपए की पेमेंट बनती थी, 30% का टीडीएस काटना था, नहीं काटा या फिर वो डिपॉजिट नहीं करवाया, डिपॉजिट नहीं करवाया रिटर्न की डेट से पहले, तो इस सिचुएशन में 700 रुपए, 700 रुपीज तो अलाउड हो जाएगा, 300 रुपए अलाउड नहीं होगा। मतलब जो टीडीएस का अमाउंट था ना, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, 1000 रुपए, 700 रुपए 30% का टीडीएस काटना था, नहीं काटा या जमा नहीं कराया काटने के बाद, तो सिर्फ 700 रुपए का जो खर्चा है वो अलाउड होगा, 300 रुपए जो टीडीएस का बनता था बेसिकली, जो आपको काटना चाहिए था, वो अलाउड नहीं होगा। दोनों में ये डिफरेंस है, बाहर वाले में पूरा डिसअलाउड कर दिया, यहां पर टीडीएस का अमाउंट डिसअलाउड करा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस वाले केस में या किसी भी करेक्शन वाले मोड पे इन्होंने टीडीएस नहीं काटा, काटा तो जमा नहीं करा, गलती हो गई ना, इन्हें एहसास हुआ, तो इन्होंने बाद में बोला कि सरकार सरकार सरकार, अब काट लिया हमने, अब काट लिया, अब हम जमा करा देते हैं, अब हम जमा करा देते हैं। तो फिर मान लीजिए, जैसे मान लो किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके या नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जाके ये डिपॉजिट कराते हैं ना अगर, तो ये उस ईयर के एक्सपेंस के रूप में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कहने का मतलब टीडीएस आपने काटना चाहिए था, नहीं काटा या जमा नहीं कराया, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी उस साल, जिस साल करवा दोगे उस साल क्लेम कर लेना। सेम ऐसे यहां पे 700 रुपए तो अलाउड हो गए थे, 300 रुपए की लड़ाई थी, 300 रुपए जिस साल अलाउड, जिस साल डिपॉजिट करोगे उस साल के डिडक्शन का क्लेम आप ले सकते हो। क्लियर, समझ आ गया। लेकिन लेकिन सैलरी वाले केस में, सैलरी वाले अगर सैलरी पे कर रहे हो, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या डिपॉजिट नहीं करवाया, ठीक है, आप डिडक्शन क्लेम एक्सपेंसेस की, खर्चे की नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। और सुनो, इसमें गलती सुधारने का भी मौका नहीं है, इसमें गलती सुधारने का मौका भी नहीं है। अगले साल जाके टीडीएस वगैरह जमा करवा भी दोगे तब भी उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट आप इसको सिंपली याद रखिएगा। आइए इसको मैं प्रॉपरली आपको अब रीड आउट करवा के यहां पे बता देता हूं। ये सेक्शन 40, ये सबसे पहला, वही मैंने फिर वाली बात करी सबसे पहले, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या पेबल टू नॉन रेजिडेंट। मतलब आउटसाइड, बाहर का मतलब ये नहीं कि बाहर ही एक्चुअल पेमेंट करनी है, आप इंडिया में ही कर रहे हो बट नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो, तो वो आपका बाहर की वर्ड आप उसमें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ओके। द अमाउंट पेड, ये सब बोल दिया, सच अमाउंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स वगैरह वगैरह बोल दिया। कब डिसअलाउड होगा, जब आपने या तो डिडक्ट नहीं करा, और अगर आपने डिडक्ट करा तो आपने सबमिशन की डेट तक उसको भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करा है। क्लियर, दो केस आपके हो गए। अमाउंट जो डिसअलाउड है वो एंटायर अमाउंट हो जाएगा,
एंटायर अमाउंट हो जाएगा। रिवर्सल जिस करंट ईयर में जो अमाउंट आपका डिसअलाउड हुआ था, अगर आप डिपॉजिट करवा देते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको सीधी सी बात है उस ईयर में अलाउड कर देगी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज यहां पर आ गई। मैं पहले इधर आ जाऊं, सैलरी पर आ जाऊं, ठीक है। सैलरी में अगर हम देखें, पेड कर रहे हो द अमाउंट इज पेड टू किसी को भी, टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, टू एनी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब बाहर। यहां पे लिख देते हैं हम बाहर लिख दिया, ठीक है। ये मैं नॉन रेजिडेंट की बता रहा हूं। नॉन रेजिडेंट की पेमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका जो फिर है और एक सैलरी है, ठीक है। यहां पर व्हेन डिसअलाउड द एंटायर, ये देखिएगा, एंटायर अमाउंट ऑफ सैलरी, सीधी सी बात है, बाहर वाला तो पता ही है सर पूरा डिसअलाउड हो जाना है, डिसअलाउड हो जाएगा। रिवर्सल की अगर हम बात करें, इफ सैलरी अमाउंट हैज बीन डिसअलाउड वंस, दैट अमाउंट वुड ट्रीटेड एज डिसअलाउड फॉरएवर if tax deducted at source subsequently deposit with the government। सैलरी वाले केस में, बाहर वाले की सैलरी के केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, समझ आ गई बात। और रही बात पेमेंट टू रेजिडेंट की, किसी भी तरह की पेमेंट, वो सेम मैनर में जो मैंने आपको बताया 30% वाला किस्सा। आप चाहे तो अगर आपने नोट किया तो मैं इसको चलो और सिंपल आपको कर देता हूं। कहां गया, जैसे आपने लिखा ना ये हाँ जी, ये सैलरी फिर का लिखा बाहर वाला, सैलरी बाहर वाली, ये यहां बाहर ऐड कर लो, ओके, और क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर प्लस सैलरी ये अंदर, ये पूरा का पूरा, इनका सारा का सारा खत्म हो जाता है, इनका 30% खत्म हो जाता है। गलती सुधारने का जो मौका है वो सैलरी के केस में, बाहर वाले की सैलरी के केस में नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके। ये पॉइंट हमने सिंपल शब्दों में पढ़ लिया। वीडियो पॉज करके, जस्ट अभी पॉज करके ना वीडियो एकदम से, अभी ये पॉइंट्स को रीड आउट कर लेना सारे के सारे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी, कंसेप्ट पूरे के पूरे समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। नाउ अब समझते हैं, सेक्शन 40 पर हम आ गए। सेक्शन 40 में दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, एक तो वो ये वाली लिस्ट है, सेक्शन ये पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन 40A2, ठीक है, 40A सबसेक्शन 2। और इसी का एक साथी, ये तो सिंपल सी लिस्ट है ग्रेचुइटी फंड वगैरह में जो गई है, इनको जस्ट आपको रीड करना पड़ेगा, वो ये वाली है 40A3। ये क्या है ध्यान देंगे जरा फटाफट से पहले, ओके इधर आ जाओ। मैं आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देता हूं। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, ये है अगर हम अपने जान पहचान वाले बंदे को पेमेंट करते हैं, रिलेटेड पर्सन। और अगर यहां पर ये वाला जो है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, ये है 10,000 रुपए की पेमेंट को लेकर। दोनों रूल बिल्कुल सिंपल हैं। 40A सबसेक्शन 2 कहता है अगर हम अपने किसी जानकार को पेमेंट करते हैं, भाई सीधी सी बात है, हमें एक काम करवाना था, उस सैलरी आदमी को दी जाती, या हमने एक चीज रेंट पे लेनी थी, उसका रेंट दिया जाता 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए की सीधी सी बात है पेमेंट हुई है, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमने क्या करा, अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से वो कमोडिटी रेंट पर मंगवा ली, उसे हमने पे कर दिया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू से हम ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो जो एक्सेस होगा ऑफ FMV फेयर मार्केट वैल्यू, वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये सिंपल सी बात, ये बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है आपका 40A2। इस वाले में एक बिल वाला मसला बनता है, एक बिल वाला मसला बनता है। बिल वाले मसले से मतलब है कि कैलकुलेशन बिल वाइज होती है। कई बार ये बिल वाला ना हम इसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं, यहां पर ये लागू नहीं होता, बिल वाला मसला यहां पर लागू होता है। मान लीजिए मैंने वही अपने किसी जानकार से रेंट पर अपना जो सामान है वो लिया, तो उसके लिए मैंने रेंट का दो चीजें रेंट पे ली अलग अलग, ओके। उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जिसे पहला एग्जांपल तो मैं ले ही चुका हूं 20,000, और जो एक्चुअल में मैंने पे करा वो था 30,000, है ना। एक और चीज मैंने रेंट पर ली, उसकी फेयर मार्केट रेंट जो या फेयर मार्केट वैल्यू आती थी 25,000, मैंने उसको एक्चुअल में पे करा 22,000, 22,000 कम पे करा। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि सर यहां पर तो 10 एक्स्ट्रा है और यहां पर 3 बचा था तो एडजस्ट कर लो और नेट 7,000 रुपए का अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। नहीं, ये बिल वाइज स्टेटमेंट होगी, ये विद इन द लिमिट है तो उसको तो भूल ही जाओ, और यहां पर पूरा का पूरा 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा। क्लैरिटी आ गई? क्लियर?
बिल वाली कैलकुलेशन यहां पर होगी। ये जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है, ये कहता है कि हम किसी भी इंसान को एक दिन में 10,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट हम कैश या उसके जैसी फॉर्म में नहीं कर सकते, क्रॉस चेक वगैरह में नहीं कर सकते। आप प्रॉपर अकाउंट पे ही चेक से, ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, भीम यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कैश पकड़ा रहे हो या बेरर चेक पकड़ा रहे हो, जिसमें होता है ना कि मतलब बैंक जाके चेक से पैसे निकलवा लिए, इस तरह से पेमेंट कर रहे हो, वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का जो अमाउंट है वो एलिजिबल नहीं होता। आपने किसी को पेमेंट करी 13,000 रुपए कैश, ये पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से डिसअलाउड हो जाएगा। समझ आ गई बात? इस अब ये सिंपल सा पॉइंट, इसमें बिल विल मत देखना, इसमें बिल विल मत देखना कि जी सर हमने ना ए को पेमेंट करी थी, उसका बिल नंबर था 109, उसकी पेमेंट थी 7,000 रुपए। एक उसका बिल नंबर हमने दूसरा बना दिया 115, उसमें पेमेंट करी, ये 7,000 था, ये हो गया मान लो 4,000 रुपए। तो सर ये बिल विल अलग अलग है, दोनों की लिमिट अंदर ही आ रही है? नहीं, ओवरऑल पर पर्सन देखा जाएगा 11,000 आ रहा है, ये दोनों बिल डिसअलाउड हो जाएंगे, खर्चे के रूप में आप नहीं दिखा सकते। ये दोनों सेक्शन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ आ जाता है। मैं आपको ये प्रॉपरली पढ़ा देता हूं, पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, आइए ध्यान देंगे। वो डेफिनेशन है बेसिकली फिर रिलेटेड पर्सन क्या है क्या नहीं है, ऑल थ्योरेटिकल। किसी को भी कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले पर्सन को कर रहे हो। इंडिविजुअल के लिए ये लिस्ट बना के दे दी आपको, रिश्तेदारी सारी। फर्म के लिए पार्टनर्स और उनके रिलेटिव आ जाते हैं, कंपनी में डायरेक्टर और उनके रिलेटिव आ जाते हैं, सबको पकड़ लिया है, छोड़ा नहीं किसी को भी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और सेम पॉइंट एफएमवी से जो ज्यादा हुआ है वो आपका पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, ये सिंपल से एक्सपेंसेस हैं आपके ग्रेचुइटी फंड वगैरह के जो जाते हैं एक्चुअली बेसिस पर, यू जस्ट हैव टू रीड दिस, नथिंग एल्स। हाँ, ये आ गया हमारा जो पेमेंट वाली बात करी थी कि आपने पेमेंट जो है 10,000 रुपए से ज्यादा करी, तो सीधे 10,000 रुपए ज्यादा, 10,000 रुपए तक कर रहे हो मतलब कोई इशू नहीं है, 10,000 रुपए कंफ्यूजन रहती है, 10,000 रुपए की पेमेंट करी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, असेसी ने खर्चा अगर हम देखें रेवेन्यू नेचर में करा, और पेमेंट आपने, सीधी सी बात है यहाँ पे पेमेंट जो है आपकी एक्सीड कर गई 10,000 रुपए, तो ये पूरी की पूरी आपकी डिसअलाउड हो जाएगी पर्सन के हिसाब से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं उस वर्ड को आपको सर्कल करने के लिए बोल देता हूँ, हाँ ये वाला सिंगल पर्सन, पर्सन वाइज है। आप अलग अलग बंदे को कर सकते हो, लेकिन अकेले बंदे को 10,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आप कर रहे हो वो अलाउड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है, तो उस सिचुएशन में 10,000 की लिमिट बढ़ाकर जो है वो 35,000 रुपए कर दी गई है, ठीक है। ये शॉर्ट में हो गया एनी एक्सपेंस सिंगल पर्सन और 10,000 रुपए से ज्यादा की एक्सीड हुई पेमेंट। ओके, ये सब ठीक है, ठीक है। इसमें ये आपका आ गया नॉन एप्लीकेबिलिटी, हाँ ये पॉइंट याद रखिएगा। 10,000 रुपए का जो लिमिट है या 35,000 रुपए की जो लिमिट है वो इन केसेस में लागू नहीं होती जब हम अपने बैंकिंग सिस्टम या मेजर कंपनीज को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जैसे समझ कुछ पॉइंट अगर मैं देखूं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे क्रेडिट कार्ड वगैरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। एक और आता है, हाँ ये वाला, अगर उस दिन बैंक बंद थे या बैंक की स्ट्राइक वगैरह थी, हॉलीडे थी, जहां पर कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, बैंक्स वगैरह दूर होते हैं, वहां पे आपको पेमेंट इसी में करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पेमेंट्स हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कैश ही यूजुअली इस्तेमाल होता है, वहां पे इतना क्रेडिट कार्ड सिस्टम वगैरह नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अब आगे आ जाते हैं पार्टनरशिप पर। ओके, मॉड्यूल में ये वाला पार्ट बाद में दे रखा है सेक्शन 44 के, लेकिन मैंने ऑर्डर में ही यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैं और आप पार्टनर हैं और एक और पार्टनर है, मेरा नाम है ए, आपका नाम है बी और एक और हमारा दोस्त सी। ओके, हम सारे के सारे इक्वल पार्टनर्स हैं। ओके, यहां पर आपको मालूम होगा, यहां पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स की सैलरी भी दिखा सकते हैं, है ना। मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग बनाया करते थे, मैं यहीं पे कंसिडर कर रहा हूं। अब हमारा जो प्रॉफिट सारे वारे खर्चे सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ रहा था, वो मान लीजिए 9 लाख रुपए आ रहा था। कितना आ रहा था? 9 लाख रुपीज आ रहा था, या थोड़ा और बढ़ा लेते, 12 लाख रुपए आ रहा था, 12 लाख रुपीज आ रहा था। ओके, हमने अपने आप को सैलरी दी 000, और ये इधर फिर नेट प्रॉफिट जो बिजनेस का आ गया वो 12 लाख रुपए आ गया, और हमें 12 लाख रुपए के रूप में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इस पर 30% का रेट हमारा लग जाएगा, राइट, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने एक स्कीम लगाई कि यार एक काम करते हैं, हम अपने आप को अपने वर्क के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में सैलरी दिखा देते हैं 4-4 लाख रुपए की,
4 लाख रुपए की सैलरी दिखा देते हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि नेट प्रॉफिट अब क्या हो गया, जीरो हो गया, और हमारा 30% का टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना था, लगभग 3-3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा, 3,60,000 एग्जैक्ट आ गया, उस सेस वगैरह उसमें लगेगा, बात अलग है, वो पूरा का पूरा बच जाएगा। ये हमारी इंडिविजुअल सैलरी की तरह ट्रीट होगी। और सैलरीज हम जानते हैं, चार इनकम हम जानते हैं 4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का तो स्लैब ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, और 5 लाख तक हमें 87A की जो डिडक्शन है वो भी मिल जाएगी, ये भी क्लेम कर लेंगे, तो टैक्स पूरे तरीके से बच जाएगा। और देखा जाए तो कुछ गलत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कहीं पर भी लॉ की कुछ, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से लॉ में कुछ गलत नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल सही करा, यहाँ पे ABC ने, मैंने और आपने और हमारे दोस्त ने। अब ये चीज का सरकार को नहीं पता, ऐसे तो हर कोई अपने नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ाता जाएगा, हर बार साल की 5-5 लाख रुपए की जो सैलरी है वो दिखाएगा और टैक्स बचा लेगा, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कुछ लिमिट्स तय कर दी कि एक फर्म जो है सैलरी कमीशन बोनस के रूप में अगर अपने पार्टनर्स को कुछ देना चाहता है, रेम्युनरेशन देना चाहता है, दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो काम करते हैं स्पेशली, मिलना चाहिए, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज्यादा का अगर आप सैलरी देते हो तो वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा। तो इस चीज को देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज यहां पे सारी की सारी लिखी हुई है। मैं मुद्दे पर आता हूं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, तो वो कैसी किसी भी तरह के पार्टनर को आप दे सकते हो वर्किंग स्लिपिंग, क्योंकि उसने तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, लेकिन याद रखिएगा ये रेट 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कल को खर्चे दिखाओ अपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%, 15% नहीं, 12% ज्यादा से नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में उससे कम लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा, लेकिन 12% से ऊपर नहीं। इसके अलावा आप अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह किसी प्रकार का दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स की अलाउड होगी, स्लीपिंग पार्टनर की अलाउड नहीं होती। क्लियर? सर यहां सारा का सारा जो झोल हुआ था वो बीसी को लेकर हुआ था, सैलरी को लेकर ही हुआ था। तो सैलरी की ही लिमिट बांध रखी है कंपनी, हमारे इस सेक्शन ने, वो क्या कि आप अपने बुक प्रॉफिट का, जो बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, बुक 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 कह रहा हूं, बुक प्रॉफिट के 2 हिस्से करोगे। एक स्पेसिफिक हिस्सा जो सीधी सी बात है अलाउड है, जो अलाउड है एज अ सैलरी, या रेम्युनरेशन लिख लीजिए, एज अ रेम्युनरेशन आप इतना रेम्युनरेशन के रूप में अपने पार्टनर्स को दे सकते हो, और जो रिमेनिंग है उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो टैक्सेबल प्रॉफिट माना ही जाएगा। तो दरअसल ये अलाउड रेम्युनरेशन, इस बुक प्रॉफिट में से कितना अमाउंट सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस इन सब के रूप में दिया जा सकता है, वो ये है कि पहले 3 लाख का प्रॉफिट, पहले 3 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, पहले 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट, लॉस है तो ठीक है, लॉस है तो ठीक है, का 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो हायर होगा, इतना अमाउंट आप सैलरी, रेम्युनरेशन के रूप में अपने पार्टनर्स का दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है कि मान लीजिए किसी कंपनी का लॉस है आया 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, तो वो सीधी सी बात है सैलरी, रेम्युनरेशन आर लिख देता हूं, अपने पार्टनर्स की सबकी मिलाकर दिखा सकते हो कितनी, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की दिखा सकते हो। ऑलरेडी लॉस में पर दिखा सकते हो, बुक्स में लॉस और बढ़ जाएगा, दिखा सकते हो। किसी का प्रॉफिट आया कितने का, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का आया, 1.5 लाख रुपए का आया, तो आपने इसका क्या करा, 90% निकाला, 90% कितना हो गया, 1,35,000, और दूसरा अमाउंट लिखा 1.5 लाख रुपया, ठीक है, जो लिमिट है। इन दोनों में से जो हायर है, ये इतने की सैलरी आप पार्टनर्स की दिखा सकते हो। क्लियर? एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस सिचुएशन में आपने 90% निकाला, 90% होता है सर 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए, और दूसरी लिमिट कितनी बनी, 1.5 लाख। हायर कौन सा है सर, ये वाला, इतनी सैलरी आप दिखा सकते हो। क्लियर? ये सिलसिला 3 लाख तक चलेगा, ये सिलसिला 3 लाख तक चलेगा, लेकिन मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 3 लाख से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 4 लाख, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए, तो 4 लाख के 2 टुकड़े कर दो, पहले 3 लाख अलग कर दीजिए, इस 3 लाख का 90% लिया तो सर 270,
270, और 1.5 लाख से कंपेयर ही नहीं करना, 270 ज्यादा हो गया। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, उसका 60%, उसका 60% अमाउंट, यानी कि टोटल आपका हो जाता है यहां पे 60,000 रुपए। तो 2,70,000 प्लस 60,000, 3,30,000 की, इस 4 लाख में से 3,30,000 की आप रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स की दिखा सकते हो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। ओके दोस्तों, डन। ये पिक्चर क्लियर हो जाती है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये बाकी इसके पॉइंट्स है, किस तरह की कंप्यूटेशन होगी वो आपने देखना। ये 60% वाला रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके चलिए, इसके बाद ये दोस्तों सिंपल से कैरेक्टर्स हैं। 43, सेक्शन 43 स्पेशल, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में चेंज होता है तो मैं इसमें मेन पॉइंट आपको रीड आउट करवा देता हूं। बिल्कुल, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, अगर अपने बाहर से खरीदी है मशीनरी, उस किस्से में ये मैटर करती है। ये अप्लाई होगा सेसी के ऊपर जिन्होंने कोई भी एसेट एक्वायर करी बाहर से और उसके लिए उन्होंने लोन लिया है ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी में लोन लिया, फॉरेन करेंसी में चुकाना होगा, और फॉरेन करेंसी लगातार चेंज होती रहती है, तो इंटरेस्ट और एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेमेंट में इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी डिफरेंस आएगा। तो फ्लक्चुएशन आपकी होती है लॉस अराइज ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये हम जानते हैं, और डब्ल्यूडीवी और आपके एसेट्स वगैरह जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो क्या करोगे, सीधी सी जो भी गेन फायदा होगा आपकी कंप्यूटेशन, ये है ना हमारा कौन सा इंडेस है, मैं भूल रहा हूँ, मैं मतलब अकाउंट्स में तो जमाना हो गया पड़े हुए। तो अगर रेट ऑफ अगर फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट होती है, तो उस वजह से हमारे इंटरेस्ट पेमेंट जो एक नॉर्मल इंटरेस्ट जाना चाहिए था उसमें अप एंड डाउन आता रहता है, तो वो अगर आएगा जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन का रेट होगा, तो वो आप बुक कर सकते हो। इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, दैट्स इट, बस वो लिखा हुआ है आपका, ठीक है। बस 43 ये तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पॉइंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑन दिस। अरे सेक्शन 44 का आ गया, ओके।